morning, students. Today we are here again with the remaining part of the fourth chapter of history. So the next topic is Nasruddin Mahmud, 1246 to 66 AD. तो जो रजिया सुल्तान थे उसके जो सक्सेसर थे यानी उसके जो बेटे थे वंशज थे वो कैसे थे? वीक रूलर थे, कमजोर शासक थे। तो 1246 में जो टर्किश नोबल्स थे उन्होंने नसरुद्दीन महमूद को नॉमिनेट किया कि इसे सुल्तान बनाया जाए और फिर उसको सुल्तान बनाया गया। बट जो नसरुद्दीन महमूद था वो भी एक वीक रूलर था और हमेशा जो है किसकी एडवाइस पर काम करता था? गयासुद्दीन बालबन। गयासुद्दीन बालबन जो था उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था यानी उसके राज्य का जो सलाहकार था यानी उसका जो मंत्री था, महामंत्री था वो था, और वो सारी उसी की बातें मानकर नसरुद्दीन शाह महमूद जो था अपना काम करता था। देन आफ्टर द डेथ हो नसरुद्दीन बालबन यानी जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके राज्य पर जो है बालबन को राजा बनाया गया 1266 एडी में। फिर गयासुद्दीन बालबन 1266 to 1286 AD. He is considered as one of the greatest ruler of slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी के महान जो शासक हुए हैं उनमें से एक नाम था गयासुद्दीन बालबन का। जब वो थ्रोन पर बैठा बालबन फेस्ड मैनी डिफिकल्टी, उससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टर्किश चीफ वर हिज रोस्ट एनिमी, तो जो उसके टर्किश चीफ थे यानी जो उनकी एक वो होती थी सोशल क्लास होती थी टर्किश की जो उनकी हेल्प करते थे राज्य में, तो वही उसके सबसे क्या थे? बुरे दुश्मन थे। उसने क्या किया था? जो टर्किश नोबिलिटी थी यानी जो चालीसा थी उसको तोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा पावरफुल सुल्तान बन गया था। तो उसको हमेशा मंगोल्स ऑलवेज डेंजर ऑफ मंगोल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, हमेशा रहता था मंगोल्स का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है कंट्री के। द राजपूत वर ऑल्सो पोजिंग थ्रेट टू द पावर ऑफ सुल्तान, और जो राजपूत से वो भी जो है तैयार थे हमला करने के लिए, सुल्तान की पावर को थ्रेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। तो जो बालबन था उसने बल्ड एंड आयरन पॉलिसी का यूज किया क्रश द एनिमी, जो अपने शत्रु थे एनिमी थे उनको हराने के लिए। बल्ड और आयरन का मतलब था कि वो हर वो मुमकिन कोशिश करे, मारे, तलवार का यूज करे अपने दुश्मन के प्रति, बट जैसे भी करके उसे जीतना था। उसको ये बिलीव था कि जो किंग होता वही सबसे बड़ी पावर होती है। तो उसने अपने राज्य में जो है सजदा का जो है प्रैक्टिस को किया कि ताकि जो भी आदमी आए वो राजा के सामने सिर झुकाए और अपना माथा जो है जमीन पर रखे जैसे वो गॉड के सामने रखते थे। तो जो मुस्लिम थे उन्होंने इस बात से जो है मना कर दिया, वो इसके अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि इस्लाम धर्म में सिर्फ सजदा जो है सिर्फ गॉड के सामने किया जाता है, वो किंग के सामने नहीं करेंगे। तो उसने जो नोबल्स थे उनकी पावर को भी क्रश कर दिया, उनको भी यानी उनकी मानने से मना कर दिया। तो जो बलबल था वो कब जिसका जो देहांत हुआ वो हुआ 1286 एडी में, और जो उसके सक्सेसर थे वो जो है एक अच्छे राजा नहीं बन पाए, और इसी तरह से जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया 1290 एडी में। और फिर एक नई डायनेस्टी आई, नया वो आया एक जो क्लास कहते घराना, उसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। देन खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 एडी, यानी इसके बीच में जिस डायनेस्टी ने रूल किया था दिल्ली पे थी वो थी खिलजी डायनेस्टी। जो इसका सबसे पहला रूलर था, शासक था, वो था जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 1296 6 ईयर के लिए। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था यानी उसको जो लाने वाला था सत्ता में वो था जलालुद्दीन खिलजी। ही एक्सेप्ट इन द थ्रोन, जो उसने जो है थ्रोन पे कब बैठा? वो 1290 एडी में। किसके बाद बैठा था? वो गयासुद्दीन बालबन के बाद। एट द एज ऑफ 70, और उसकी उम्र उस टाइम पे क्या थी? वो 70 साल का था जब वो राजा बना था दिल्ली का, और वो एक वीक जो है शासक जो है प्रूव हुआ। एंड ही वाज मर्डर्ड, और उसका खून कर दिया गया किसने? उसके ही भतीजे ने और उसके ही सन इन लॉ यानी उसके दामाद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान जो है वो डिक्लेयर कर दिया 1296 एडी में। देन अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 एडी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक एम्बिशियस रूल था, यानी वो अपना इसका एम था वो अपनी जो भविष्य की जो सोच है वो लेके चलता था। ही ट्राई टू गेन द कॉन्फिडेंस, वो जो नोबल्स थे यानी जो उनके काम करने वाले थे या जो उसके सलाहकार थे
उन सबको अपने कॉन्फिडेंस में रखता था, अपनी तरफ रखता था, जिसके लिए वो क्या करता था, उनको वेल्थ और जागीर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, उनको बांट देता था। वो एक बहुत अच्छा जो है विजेता था, जीतता रहता था जिस भी लड़ाई में जाता था। ही वांटेड टू कन्क्वर द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व को ही जीतना चाहता था और अपने आप को क्या कहता था कि मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूँ या फिर सिकंदर सानी, इनका नाम लेता था। ये जो कौन थे, ये वो थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था। ही बिलीव डेथ, उसको मानना था कि डिफेंस करना, कंसोलिडेशन करना और अपने राज्य को बढ़ाना, ये सब एक साथ हो सकते हैं। अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट, यानी उसने कौन कौन से राज्य जो हैं जीते हैं। अलाउद्दीन कन्क्वर्ड गुजरात, मालवा एंड राजपूत किंगडम्स ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़। तो जो उसने था गुजरात, मालवा और राजपूत की जो किंगडम थी रणथंबोर और चित्तौड़ की, वहाँ पे अपना जो है कन्क्वायर कर ली थी, जीत हासिल कर ली थी। आफ्टर कन्क्वायरिंग नॉर्थ इंडिया ही ट्राई टू कन्क्वायर द डेक्कन, यानी नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद वो दक्षिण की तरफ चला कि मैं वहाँ पे भी जो जीतूंगा। और उसने जो अपने डेक्कन की यानी साउथ को जो एरिया उसको हम डेक्कन कहते हैं, उसको जीतने के लिए जो उसका फेथफुल था यानी उसके साथ काम करता था मलिक काफूर, उसको उसका जिम्मा सौंपा कि जो डेक्कन में है वो वहाँ पे जो हमला जो है वो मलिक काफूर करेगा। और मलिक काफूर ने वहाँ पे देवागिरी, वरंगल, दोबारा समुद्रा और मदुराई को जो है उसने जीत लिया था। अलाउद्दीन चीफ एम टू कन्क्वायर द डेक्कन वाज इकोनॉमिक रेदर देन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। तो जो अलाउद्दीन था उसका जो मेन एम था डेक्कन में यानी दक्षिण में जो है जीत हासिल करने का, वो इकोनॉमिक था, धन के लिए उसने जो वहाँ पे हमला किया था, ना कि कोई धार्मिक और पॉलिटिकल रीजन था। ही मेड द राजा हिज वैसल, जो राजा थे उन्होंने उसको अपना गुलाम बना लिया था। वो उनको अलाउ करता था कि वो जो है वहाँ के काम दाम जो है संभालें। और एक एनुअली ट्रिब्यूट यानी जो सालाना जो कर था या राशि उसने वो निर्धारित कर रखी थी वो उनसे ले लेता था। उसने जो ये पॉलिसी थी अडॉप्ट की थी, क्यों करनी की थी, क्योंकि जो साउथ था वो दिल्ली से बहुत दूर था और उसको डिफ़िकल्टी होती थी कि नॉर्थ में यानी दिल्ली में बैठ के वो वहाँ पर भी जो अपना ध्यान रखे। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसके शासन के जो इम्पोर्टेंट फीचर थे, करेक्टरिस्टिक थे, वो क्या थे। तो जो अलाउद्दीन था वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी एक कुशल शासक था। उसको पता था कि किस कैसे नीति, कैसे पॉलिसी बनानी है, कैसे रूल करना है। तो वह हमेशा अपना कंट्रोल रखता था नोबल्स पे और लोगों के वेलफेयर के लिए भी वो काम करता था। तो यहाँ पे कुछ उसकी जो पॉलिसी हैं जो नीचे दी गई है हम उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस सो दैट नोबल्स एंड ऑफिसर में नॉट मिसयूज देयर पावर। तो उसने एक एफिशिएंट यानी बहुत जो अच्छा है एक स्पाई सिस्टम यानी जासूसी का जो है पूरा एक सिस्टम बना रखा था, एक टीम बना रखी थी जो हमेशा ध्यान रखते थे कि जो नोबल्स थे यानी जो उसके मंत्री थे और ऑफिसर थे वो अपनी पावर का गलत यूज ना करें। लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वाज गिवन टू नोबल्स एज एकता गिफ्ट। तो जो लैंड यानी कि जो जमीन वो प्रॉपर्टी देता था वो नोबल्स को, इकतास देता था यानी जमीन देता था, गिफ्ट देता था, या फिर कोई रिलीजियस जो है वो देता था, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा वापस भी ले ली जाती थी। और मैरिज यानी कि जो शादियों की पार्टियां थी या सोशल गैदरिंग थी नोबल्स की, वो उसने बंद कर रखी थी। और जो पब्लिक प्लेस थे वहाँ पर वो है जो है शराब भी नहीं पीना जो वह अलाउड था। तो जो व्यापारी होते थे, नोबल्स होते थे, उन पे उसने जो है हैवी यानी भारी टैक्स लगा रखे थे। एंड द प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स यानी सबके जो प्राइस थे वो फिक्स थे। और जो एसेंशियल यानी जो ज़रूरी सामान थे जीने के लिए उनके प्राइस जो है उसने कम रख रखे थे। एंड मार्केट ऑफिसर जो है अपॉइंट कर रखे थे, ताकि वो देखते रहे कि जो प्राइसेज है वो लोग अपनी मर्जी से ना लगाए, जो फिक्स कर रखे उन्हीं प्राइसेज पे जो है चीज़ें या कमोडिटी हैं वो लोगों को मिले। और जो लैंड रिवेन्यू यानी जो ज़मीन का वो कर लेता था, वो भी क्या करता था, वो रिफिक्स्ड हर बार जो है बदल देता था। जो फर्टाइल लैंड थी गंगा और यमुना के बीच में यानी जो उपजाऊ धरती थी, वहाँ के जो टैक्स थे वो रेज करता था 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, यानी जितनी भी फसल होती थी उसका आधा वो टैक्स के रूप में ले लेता था। और उसका जो रिकॉर्ड भी था वो अच्छे से मेंटेन करके रखता था। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 AD, यानी 1316 जो ईस्वी थी उसमें उसका देहांत हो गया। और उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी जो थी उसका पतन एंड जो है शुरू हो गया। और फिर तुगलक डायनेस्टी जो है उसके बाद पावर में आई। सो स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।